हेलो एवरीवन। आज हम लोग पार्टनरशिप करने वाले हैं जो कि आपका चैप्टर 2 का ही एक टॉपिक है। चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं। उसमें से एक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप कर रखा है। नाउ पार्टनरशिप पढ़ते हैं। चलो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आपने देखा था कि वहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी लॉ नहीं बना हुआ था। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप को कोई भी लॉ गवर्न नहीं करता है। यहाँ पे पार्टनरशिप में एक हमारा एक्ट है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप गवर्न होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी कंपलसरी नहीं है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ टू पर्सन। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब अपनी इच्छा से, एसोसिएशन ऑफ टू पर्सन और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन who agree to carry on some business jointly and share its profit and losses। सीधा सीधा यहाँ पे बात है, दो या दो से ज्यादा लोग क्या हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं और बिजनेस करने का सोच रहे हैं, और फिर जो भी उससे प्रॉफिट और लॉसेस होगा उसको शेयर करेंगे। ये तो सीधा साधा मतलब हुआ पार्टनरशिप का। अब ये पार्टनरशिप एक्ट में जो मेंशन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें क्या मेंशन है और किस तरीके से इसे डिफाइन किया गया है। देखो, इस एक्ट के डेफिनेशन को अगर आप समझ जाओगे तो इसके फीचर्स को भी आसानी से समझ जाओगे। इसमें क्या है कि एक्ट में क्या मेंशन है कि डिफाइंस पार्टनरशिप द रिलेशन। सबसे पहला बोला गया यहाँ पे कि पार्टनरशिप क्या है, इट इज अ रिलेशन। नाउ विच काइंड ऑफ रिलेशन, इज इट ब्लड रिलेशन और व्हाट? नो। अब यहाँ पे क्या हो गया, इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। सबसे पहला किस तरह का रिलेशन है? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स यहाँ पे कम से कम कितने लोग होंगे, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये आगे भी अभी हम लोग फीचर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। मिनिमम 2 पर्सन और मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? देयर कैन बी 50 पार्टनर्स। नाउ हु हैव अग्रीड टू, हु हैव अग्रीड, सबसे पहला यहाँ पे बात आ गया क्या, अग्रीड का। तो देखो, अग्रीड, अग्रीड का मतलब क्या हुआ कि अग्रीमेंट यहाँ पे जरूरी है। चाहे वो अग्रीमेंट है ना, चाहे वो अग्रीमेंट ओरल हो, ठीक है, या फिर वो रिटन हो। यहाँ पे अग्रीमेंट जरूरी है। ठीक है, चाहे वो अग्रीमेंट ओरल हो या रिटन हो, बट अग्रीमेंट दोनों पार्टी का या जो भी पर्सन्स होंगे उन सभी का अग्रीमेंट यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, विदाउट अग्रीमेंट, बिना कोई अग्रीमेंट के एक पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता है। हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो इन्होंने क्या अग्री किया कि प्रॉफिट शेयर करने का। तो अब इस डेफिनेशन में कहीं लॉस तो नहीं दिख रहा है, तो क्या लॉस को शेयर नहीं किया जाएगा? बात यहाँ पे ये आती है। तो लॉस को भी शेयर किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? तो देखो, आगे आप पढ़ोगे यहाँ पे, तो यहाँ प्रॉफिट इसलिए नहीं मेंशन किया गया है कि एक तो वो इम्प्लाइड है ना, कि प्रॉफिट होगा तो लॉस भी बियर करेंगे। एक और भी बात है कि पार्टनरशिप में भी अलग अलग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होते हैं। उसमें ना एक हो जाता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ऐसा पार्टनर जो सिर्फ और सिर्फ किसमें इन्वॉल्व रहेगा, प्रॉफिट में ही। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, अग्रीमेंट पहले ही कर रखा है कि मैं लॉस में शेयर नहीं करूंगा, सिर्फ प्रॉफिट होगा तो ही मुझे मिलेगा। ठीक है, ऐसे पार्टनर जो हो गए यानी कि जो प्रॉफिट में है, तो वो लॉस को शेयर नहीं करेंगे। इसीलिए भी यहाँ पे नेसेसरली कुछ एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया गया है ना। एक तो सबसे पहला अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड है कि प्रॉफिट अगर होगा तो लॉस भी बेयर करेंगे ही करेंगे। और दूसरा बात है कि कुछ ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सेदार होते हैं, प्रॉफिट को ही शेयर करते हैं, लॉस को वो शेयर नहीं करते हैं। इसीलिए भी यहाँ पे लॉस नहीं मेंशन है। ऑफ अ बिजनेस, यानी कि अब इसके लिए बिजनेस होना जरूरी है, पार्टनरशिप में बिजनेस होना जरूरी है। जैसे मान लो कि दो चोर हैं, ठीक है, अब ये दो चोर सोचे कि चलो ये बिल्डिंग है ना, ये फ्लैट है और इसमें हम लोग चोरी करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी फायदा होगा, वो आपस में बांट लिया जाएगा। तो अब बताओ, क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? दोनों ने अग्रीमेंट किया कि चलो हम लोग चलते हैं और जो भी प्रॉफिट होगा उसको बांट लिया जाएगा। तो पार्टनरशिप के बारे में कुछ कुछ तो ऐसा अभी आपको बताया गया, लेकिन अब यहाँ पे नेसेसरली क्या बोला गया, बिजनेस। मैंने फर्स्ट चैप्टर में जब आपको बिजनेस पढ़ाया था तो बिजनेस में एक वर्ड मैंने बोला था क्या,
इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, यानी इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ का मतलब क्या हो जाता है कि जो चीजों का लॉ मान्यता दे रही है ना, लॉ अगर उसको एक्सेप्ट कर रही है कि ये बिजनेस करने की, ये बिजनेस के लिए होगा, सो वही बिजनेस कहलाएगा। अदर ऑल एक्टिविटीज आर इलीगल एक्टिविटीज, लॉ जिसको मान्यता नहीं देगी, सो उसे इलीगल एक्टिविटी कहा जाएगा, बिजनेस नहीं कहा जाएगा। सो आपने जो पुष्पा मूवी और ये सभी में आपने जो देखा, तो वो सभी इलीगल एक्टिविटीज थे, वो बिजनेस नहीं थे। ठीक है, सो बिजनेस होने के लिए लॉफुल एक्टिविटी होना जरूरी है। ठीक है, सो बिजनेस यहाँ पे होगा, तो वो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया दो चोर का, सो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा बिकॉज इट इज इलीगल। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब यहाँ पे क्या बोला गया, सभी के द्वारा चलाया जा रहा है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और उसमें से कोई एक जो है वो क्या कर रहा है, सभी के बिहाफ में एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है सभी के द्वारा एक साथ चलाया जा रहा है या एक के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन वो सभी के बिहाफ में भी काम करेगा। सो इसके लिए हमारा एक फीचर भी आता है जो आगे अभी हम लोग देखेंगे। सो फीचर्स का अधिकतर पार्ट हमने यहाँ पे देख लिया, उसी डेफिनेशन में अधिकतर पार्ट हमने देख लिया। क्या क्या, कि 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 और मैक्सिमम कितने, 50। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, सो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होगा। ठीक है, सो पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर। इट is an outcome of an agreement among partners which may be oral or in writing. So agreement यहाँ contractual relationship होता है जो कि agreement से ही आता है, without agreement वो partnership नहीं होगा, और agreement oral भी हो सकता है और written भी हो सकता है। नेक्स्ट है lawful business, so business क्या होना चाहिए यहाँ पे, lawful business होना चाहिए। नेक्स्ट है profit motive and sharing of profit, so इसके बारे में भी हमने बात कर लिया। It is important to understand that to have share in profit is important, but to have a share in loss is not necessary. ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं जो कि लॉस को शेयर नहीं करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट को ही शेयर करते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। नाउ म्यूचुअल एजेंसी क्या है, सो एवरी पार्टनर इज बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल। हर जो पार्टनर है वो एजेंट भी है उस फर्म का और प्रिंसिपल भी है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ही इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर एज ही रिप्रेजेंट देम। ठीक है, वो एजेंट कैसे हो जाता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ए, बी और सी पार्टनर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं बी जो है वो क्या हुआ कि जा रहा है किसी और के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ये फर्म के बिहाफ में। ठीक है, सो फर्म के बिहाफ में बी गया है ना, इन सभी के बिहाफ में बात करने के लिए, अग्रीमेंट करने के लिए, तो वहां पे बी क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा, क्योंकि ये ए और सी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये पूरे फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो उस केस में ये एजेंट हो गया। ठीक है, सो वो एजेंट, और उसी टाइम ये सब प्रिंसिपल हो गए। उसी केस में किसी और केस में भी ये एजेंट हो सकता है, किसी और केस में ये प्रिंसिपल हो जाएगा और दूसरे लोग एजेंट हो जाएंगे। सो इसका मतलब एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप या म्यूचुअल एजेंसी क्या हो गया, कि हर एक पार्टनर एजेंट भी है अपने फर्म का और प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एजेंट का मतलब क्या हो गया कि देयर बाय बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट, अपने एक्ट से दूसरों को भी बांध लेने वाला। सो अब कैसे हुआ, ये जो बी था, बी अग्रीमेंट जब करने गया और वहां पे जो भी बात करके आया है, अब वो क्या होगा, वो ए और सी को भी मानना पड़ेगा। बी जो भी यहाँ पे बात करके आया, ए और सी को भी अब यहाँ पे मानना पड़ेगा। सो अपने एक्शन से सभी को बांध लिया वो। ठीक है, फिर उसके बाद ही इज प्रिंसिपल एज he too can be bound by acts of other partner। अब ये प्रिंसिपल है क्योंकि ये दूसरे के एक्शन से भी बंध जाता है। जैसे ए और सी उस सिचुएशन में क्या हो गए, प्रिंसिपल हो गए, और बी उस टाइम एजेंट हो गया। उसी सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशंस में कभी वो प्रिंसिपल हो जाएगा, कभी वो एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के ही जैसा यहाँ पे भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। नाउ अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब तो आप जानते हो कि अगर फर्म का कुछ लॉस है या फिर फर्म का डेट है ना, सो उसको चुकाने के लिए फर्म का जितना भी एसेट्स है पहले तो वो लगेगा। सो अगर फर्म के पास सभी एसेट्स खत्म हो जाते हैं और इनसफिशिएंट बैलेंस उसके पास बचता है, यानी फर्म के पास अब पैसे नहीं है चुकाने के लिए,
तो पर्सनल प्रॉपर्टी जो था ओनर का वो लाइबल था पे करने के लिए, तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर एक सिचुएशन अब छोड़ के कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अब नए तरह का पार्टनरशिप आ गया है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो 2000 में आया, 2008 में आया। तो 2008 एक्ट के अकॉर्डिंग एलएलपी एक अलग भी एलएलपी पार्टनरशिप का एक टाइप है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सो उसका सिचुएशन अलग होता है, लेकिन इन जनरल जितने भी पार्टनरशिप हैं उसमें पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। यानी फर्म ने कुछ कर्ज ले रखा है और जितने फर्म्स के एसेट हैं या फर्म में जो भी पैसे हैं उन सभी को बेचने के बाद भी अगर उनका पैसा नहीं चुकाया जा रहा है ना, वो पैसे नहीं चुकाए जा पा रहे हैं, तो फिर पर्सनल प्रॉपर्टी जो पार्टनर्स का होगा वो भी लाइबल होगा। उन्हें अपने तरफ से पैसे लाने होंगे, चाहे अब उन्हें घर बेचना पड़े चाहे जो भी हो, सो पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल होगा। सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। सो जैसा सोल प्रोप्राइटरशिप में था, यहाँ पे भी लैक ऑफ कंटिन्यूटी हो सकता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी कैसे हो सकता है? तो सबसे पहला डेथ ऑफ अ पार्टनर। जैसे दो ही पार्टनर थे, ठीक है, दो ही पार्टनर थे, इसमें से एक का डेथ हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो गया। लुनेसी, किसी का दिमागी हालत अगर सही नहीं है उस केस में भी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ सकता है। इंसॉल्वेंट, कोई अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया, उसके पास अब पैसे नहीं है, उस सिचुएशन में भी या तो खुद से बंद हो जाएगा या कोर्ट उसको बंद करवा देगी। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन सभी में भी होता है। नेक्स्ट है मेरिट्स। मेरिट्स क्या क्या है पार्टनरशिप का? सबसे पहला ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसे फॉर्म करना, स्टैब्लिश करना काफी आसान है। ठीक है, सो नो कंपल्सन विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला कि फॉर्म बनाने के लिए हमें यहाँ पे कोई भी तरह का लीगल प्रोसीजर फॉलो करने का जरूरत नहीं है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था। ठीक है, सो नो कंपल्सन विथ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का कोई कंपल्सन नहीं है, एडवाइजेबल है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, बंद भी करना आसान है। ठीक है, बस अकाउंटिंग का थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि वो फॉर्मली आप अकाउंट्स प्रॉपर क्लोज करके ही आप कोई फर्म को बंद करोगे। सो बिजनेस अपने जो पार्टनर्स हैं वो अपने म्यूचुअल अग्रीमेंट से उसको बंद कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादा है। ठीक है, वहां पे एक ही पर्सन था तो एक ही ओनर था वहां पे, यहाँ पे तो कम से कम दो हैं। ठीक है, और मैक्सिमम 50 भी हो सकते हैं। सो जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो सभी लेके आ पाएंगे, कैपिटल वो लगा पाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज पैसे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है बैलेंस्ड डिसीजन। यहाँ पे डिसीजन हमारा जनरली क्या हो सकता है? बैलेंस्ड हो सकता है कि अब सभी कोई अपना अपना राय दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 5 पार्टनर हैं तो पांचों अपना अपना एंगल बता सकता है कि अच्छा ये अभी एक्शन नहीं लो, ये एक्शन लेना सही रहेगा, मेजोरिटी के अकॉर्डिंग काम किया जा सकता है। सो डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में अपना मर्जी चल रहा था कि हाँ चाहे तो ठीक है कर लेते हैं, नहीं चाह रहे तो नहीं। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिस्क। सो रिस्क अब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वैसे ही रिस्क भी क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो भी बर्डन ऑफ वर्क है या स्ट्रेस है एक इंडिविजुअल पार्टनर पे जो होता वो अब क्या हो गया? कम हो गया, बट गया। नेक्स्ट है सीक्रेसी। सो यहाँ पे जैसे और भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब आप पढ़ोगे, जैसे कंपनी पढ़ोगे, सो कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करवाने पड़ते हैं? पब्लिश करवाने पड़ते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में भी देने होते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप को कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है। सो कोई भी तरह का इसे बुक्स ऑफ अकाउंट को पब्लिश नहीं करवाना पड़ता है, इसलिए इस फॉर्म का सीक्रेसी मेंटेन रहता है और इंफॉर्मेशन जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल रह पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप अब क्या क्या है? सबसे पहला लिमिटेड रिसोर्सेज। अब ये किसके कंपैरिजन में बात किया गया? तो कंपनी के कंपैरिजन में यहाँ रिसोर्सेज कम होते हैं। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये तो सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन है कि पर्सनल प्रॉपर्टी भी लाइबल होगा। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ये जो फर्म है ना, पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सो ये भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है जैसे कंपनी होती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो लोगों का भरोसा इनमें ज्यादा नहीं होता है क्योंकि ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को पब्लिश नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये तो सबसे बड़ा डीमेरिट है
और आप सुनते भी होगे या अभी तक नहीं सुना आपने तो आप सुन ही लोगे आगे चल के कि पार्टनरशिप जो होता है ना वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है, किसी ना किसी बहाने से कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं होता है या फिर डिसीजन मेकिंग प्रॉपर अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है, तो अब हर पर्सन एक दूसरे से अलग है, ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है और पार्टनर अगर फॉर्म को छोड़ रहा है तो फिर पार्टनरशिप भी प्रॉपर ऑपरेट नहीं होगा, पार्टनरशिप भी अंत में ऐसे हो जाते हैं कि बंद हो जाते हैं। मान लेते हैं दो पार्टनर ने पैसे लगाए थे, एक ने पैसे निकाल लिए, अब वो सोच रहा है नहीं इसमें फायदा नहीं हो रहा है, तो अब वो क्या हो जाएगा, वो एक पे बर्डन आ जाएगा, वो कंपनी वो बेसिकली क्या होगा कि जो बिजनेस है वो बिजनेस को भी ऑपरेट नहीं करना चाहेगा, वो फिर बंद कर देगा और फिर अब वो पर्सन जा रहा है तो अपने जो भी रिसोर्सेज लगाया है वो सभी को लेके जाएगा या बोलेगा कि बांटो। सो इस तरीके से पार्टनरशिप टूट सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स कितने तरह के हो जाते हैं। तो अब पार्टनर सबसे पहला है कि जनरल या एक्टिव या ऑर्डिनरी पार्टनर, तो नाम से जब ये एक्टिव लग रहा है सो अब ये काम से भी एक्टिव होगा, ठीक है। सो एक्टिव पार्टनर यानी कि ये जो मैनेजमेंट है सो मैनेजमेंट में डेली पार्टिसिपेट करता है, सच पार्टनर टेक्स एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट, यानी डिसीजन मेकिंग में वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है, पूरा एक्टिव होता है। वो पैसे भी इन्वेस्ट करता है, दे इन्वेस्ट मनी इन द फर्म एंड हैव शेयर इन इट्स प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस में शेयर भी होगा उसका, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होगा उस पार्टनर का। एन एक्टिव पार्टनर कैरीज बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर एंड इज बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ अदर पार्टनर एज वेल, जो म्यूचुअल एजेंसी था वो इस पे भी लागू होगा। नेक्स्ट है स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर, स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर क्या हो गया, अब ये सोया हुआ पार्टनर कौन सा है भाई, सो दे डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, अब वो रोज रोज मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट नहीं करेगा, यानी नहीं आएगा वो, ठीक है, पैसे लगाएगा वो भी, ठीक है, पैसा लगा दिया, प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा भी लेगा, यहाँ तक कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होगा उसका, लेकिन एक्टिवली वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा फर्म में, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर मे नॉट कंट्रीब्यूट इन बिजनेस डिसीजन बट इज बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है, वो डिसीजन में हो सकता है कि वो पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन वो जो भी डिसीजन लेंगे बाकी सारे पार्टनर उससे वो भी बंधा रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट हो या ना हो। नाउ सीक्रेट पार्टनर, नाउ हु आर सीक्रेट पार्टनर, अब ये सीक्रेट पार्टनर या सीक्रेट एजेंट जैसे हो गए हैं, तो अब ये सीक्रेट पार्टनर कौन है। सो सीक्रेट पार्टनर का मतलब कि बाद बाकी लोगों को, अब जैसे ये लग रहा है कि यहाँ पे चार ही लोग हैं और यही सभी पार्टनर हैं, लेकिन एक है सीक्रेट, सीक्रेट की मौका आने पर ये पता चलेगा कि कोई और ये भी पार्टनर था, तो ऐसा भी कोई पार्टनर होता है जिसके बारे में डिस्क्लोज नहीं किया जाता है जनरल पब्लिक को, बाद बाकी जितने भी फीचर्स हैं उसमें भी होंगे, सिर्फ एक यहाँ पे है कि इन जनरल पब्लिक को उसके एसोसिएशन के बारे में, उसके जुड़ाव के बारे में हमारे फर्म से ये नहीं पता होता है, तो बहुत सारे कारणों की वजह से ऐसा होता है कि उसे पता नहीं रहे, ताकि वो लोगों को पता नहीं रहे, ताकि वो घुल मिल सके लोगों में और अपने बिजनेस के बारे में प्रोस एंड कॉन्स पता कर सके, ठीक है, या अगर जब बिजनेस बंद होते रहे तो उस टाइम वो उसको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इसका लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगा, ठीक है। अ सीक्रेट पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, कैपिटल भी लगाएगा, मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड बिजनेस रिस्क, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है, सिर्फ एक चीज नहीं है यहाँ पे कि अपना जो आइडेंटिटी है वो जनरल पब्लिक को नहीं बताया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर, तो ऐसे पार्टनर जो सिर्फ नाम के लिए पार्टनर हैं, और सही में नाम के लिए पार्टनर, इसका मतलब क्या कि वो अपना नाम लगा रहे हैं इसमें, सच पार्टनर ओनली गिव्स हिज नेम एंड गुडविल टू द फर्म, ही नाइदर इन्वेस्ट मनी नॉर टेक प्रॉफिट, वो पैसे लगाता भी नहीं है, इन्वेस्ट भी नहीं करता है, ना ही वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है, ना ही उसे प्रॉफिट चाहिए, बट इज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। अब आप बोलोगे ऐसा कौन पागल आदमी है भाई कि जो ये पैसे भी नहीं लगा रहा है, अच्छा प्रॉफिट भी नहीं ले रहा है और उसके बावजूद भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी अर्न कर रहा है, तो क्यों नाम दे रहा है भाई। सो देखो ऐसे जनरली जो पार्टनर्स होते हैं वो जनरली पेरेंट्स होते हैं, मेंटोर होते हैं, ठीक है। अब जैसे पेरेंट तो वो अपने बच्चे के फर्म में पार्टनर बन सकते हैं ना, अब जैसे ये वेल नोन पर्सन है अपने लोकेलिटीज में, इनका अच्छा लिंक है, तो बच्चे ने भी बोला कि आप पैसे नहीं लगाओ, ठीक है, आप पैसे नहीं लगाओ, और ये भी बोला कि प्रॉफिट क्या लो तुम लोगों से, तो प्रॉफिट अपने बच्चों से प्रॉफिट भी नहीं ले रहा है ये, ठीक है, लेकिन लाइबिलिटी बियर कर रहा है कि ठीक है कुछ कम होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं पैसे दूंगा,
तो बस अपना नाम यूज करने दिया, अपना गुडविल यूज करने दिया कि ठीक है मेरे नाम से चलाओ, ठीक है। सो अब उसके नाम से जब चलेगा तो उसका गुडविल है मार्केट में, तो लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, उस बिजनेस को फिर ग्रो करने में हेल्प करेंगे। सो इस तरह के पार्टनर्स नॉमिनल पार्टनर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है पार्टनर बाय स्टॉपल। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पार्टनर बाय स्टॉपल। पार्टनर बाय स्टॉपल किसे कहते हैं? देखो एक केस हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक फर्म है और उसमें 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। ओके, अब यहाँ पे इस फर्म ने डिसाइड किया कि सप्लायर चेंज करना है ना। पहले सप्लायर कोई और था, एबीसी मान लेते हैं कि बी टू लिमिटेड था, ठीक है। सो बी टू लिमिटेड एक पहला सप्लायर था। अब ये सोच रहा है ना कि सप्लायर चेंज करते हैं, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड से हम क्या करते हैं, अब रॉ मटेरियल्स वगैरह मंगवाएंगे, ठीक है। सो अब एक्स वाई जेड लिमिटेड से रॉ मटेरियल मंगवाना है। सो कौन जाएगा अग्रीमेंट करने के लिए, बात करने के लिए कौन जाएगा? तो इसमें से डिसाइड हुआ कि सी जो है, ठीक है, तुम चले जाओ, और तुम जहाँ जा रहे हो तो वहाँ तुम्हारा लोकेलिटी भी है, ठीक है। तो मान लेते हैं सी जो कॉन्ट्रैक्ट करने गया एक्स वाई जेड लिमिटेड से, सपोज कर लो ये क्या है, ये सी है, और ये गया है एक्स वाई जेड लिमिटेड से बात करने के लिए, अग्रीमेंट करने के लिए। अब सी अपने लोकेलिटी में गया, ए बी ने म्यूचुअली यहाँ पे डिसाइड करके सी को भेजा भी है कि तुम जाओ, तुम्हारा वो एरिया है, तुम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। सो अब जो सी था ना, सी अकेले नहीं गया, सी किसके साथ गया है, डी के साथ गया, ठीक है। डी कौन है, तो डी कोई नहीं है, डी हो सकता है सी का अच्छा दोस्त हो, ठीक है। अब यहाँ पे सी जो है अपने एक क्लोज फ्रेंड को लेके चला गया, तो इसे लगा कि डी जो है ना ये लोकल है, मैं तो फिर भी इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं रहता हूँ प्रेजेंट, लेकिन डी इस जगह पे हमेशा रहता है, इसका जान पहचान भी है, ठीक है। तो सी डी को लेकर चला गया। अब ध्यान से देखना कि डी जो है वो पार्टनर नहीं है एबीसी लिमिटेड में, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ कि पार्टनर बाय स्टॉपल क्या है, वन हु by his or her words or conduct gives impression to outside world that he is a partner of the firm whereas he is actually not। अब यहाँ पे डी क्या कर रहा है, एक्स को पूरी तरीके से कन्विंस कर लिया कि आई एम ऑल्सो पार्टनर। डी हो सकता है यहाँ कम्युनिकेशन में अच्छा हो, उसका स्किल्स अच्छे हो, ठीक है, फिर साथ साथ वो वहाँ का लोकल भी हो, लोग उसे जानते भी हो। तो एक्स से ज्यादा कम्युनिकेट कौन कर रहा है, डी कर रहा है, सी साथ में आया। अब सी है एबीसी लिमिटेड का, लेकिन डी ने कन्विंस कर दिया कि मैं भी, है ना, वो अब खुद गारंटर बन गया है कि मैं भी यहाँ पे मतलब फर्म में पार्टनर ही हूँ, आप मुझे भी पार्टनर समझिए। ऐसे बात कर रहा है कि मुझे भी पार्टनर समझिए, कुछ होगा तो मैं बैठा हूँ, है ना, आप निश्चिंत होके इसको ऑर्डर दे दीजिए। अब यहाँ पे क्या दर्शा दिया, ये क्या बता दिया आउटसाइड वर्ल्ड को, यहाँ एक्स जो है एक्स वाई जेड लिमिटेड का एक पार्टनर, अब एक्स को लग रहा है कि डी इज ऑल्सो पार्टनर, डी खुद बताया है जाके, है ना, सामने वाले को शो कर रहा है कि आई एम द पार्टनर, ठीक है, जबकि वो पार्टनर नहीं है। अब आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम आता है ना, मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड अगर इससे क्रेडिट में सामान ले ली और पैसे नहीं चुका पा रही है, तो उस केस में एक्स जो है वो डी को भी पकड़ेगा, और ऐसे सिचुएशन में डी का भी जो लाइबिलिटी होगा वो अनलिमिटेड हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो थर्ड पार्टी है, जो अपने आप को सिर्फ शो कर रहा था कि मैं भी पार्टनर हूं इस फर्म का, और अगर अगर यहाँ पे क्या हुआ कि कोई डेट का सिचुएशन आता है, कर्ज का सिचुएशन आता है और पार्टनरशिप नहीं चुका पा रहा है, जैसे एबीसी लिमिटेड नहीं चुका पा रहा है, अब डी भी यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी का शिकार हो गया, है ना। तो किया धरा कुछ नहीं, ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम अनलिमिटेड लाइबिलिटी करवा दिया, ठीक है। सो ऐसे पार्टनर को पार्टनर बाय स्टॉपल कहते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान में रखना है कि मुंह जो है वो सही जगह पे खोलना है, ठीक है, कि अब कहीं पे भी जाके हाँ कि मैं भी इसका दोस्त हूँ, अब पिटाई होगा ना तो वो भी जबरदस्ती लेके जाएगा कि हाँ ये भी था उस दिन, है ना, इसी को ये करो, यही ज्यादा ये काम कर रहा था, तो हर हाल में अब यहाँ पे डी को ये पकड़ेगा, ए डी तुम्ही ने बोला था, तुमने तो गारंटी लिया था कि ये पैसे नहीं पैसे टाइम पे दे देंगे, है ना, ये पैसा नहीं डुबाएंगे, और ऐसा सिचुएशन हो गया तो अब तुम दो।
नेक्स्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये भी उससे कुछ मिलता जुलता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ये क्या है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से वही केस लेते हैं ए बी सी वाला, ठीक है। सो ए बी सी पार्टनर, ए बी सी एक पार्टनरशिप फर्म है, ए बी सी लिमिटेड मान लेते हैं, ठीक है। अब ए बी सी लिमिटेड में फिर से सी को क्या किया गया है, सी को भेजा गया कि ठीक है तुम एक्स वाई जेड लिमिटेड से जाओ और डील करके आओ, ठीक है। एक्स वाई जेड लिमिटेड से डील करके आओ, ये एक्स वाई जेड लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ सी गया है, ठीक है, सी गया है, और फिर यहाँ पे क्या हो गया अब, सो यहाँ पे अब ऐसा क्या हो रहा है कि सी फिर से किसके साथ गया, डी के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड के साथ गया। एक छोटा सा सिचुएशन रख के हम इसको समझा रहे हैं आप लोगों को। सो अब यहाँ पे सी किसके साथ गया है, डी के साथ गया, ठीक है। अब सी जो है, ठीक है, सी जो है ये प्रॉपरली इसे बता रहा है क्या कि अरे डी भी पार्टनर है हमारा, ये भी पार्टनर है, जबकि पार्टनर है नहीं। पहले सिचुएशन में कौन बोल रहा था, डी खुल के बोल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे कौन बोल रहा है, सी बोल रहा है, सी से बोल रहा है कि हमारा पार्टनर है ये डी, ठीक है, और जबकि नहीं है, और डी डिनाई भी नहीं कर रहा है, डी मना भी नहीं कर रहा है कि नहीं नहीं मैं पार्टनर नहीं हूँ, ठीक है। तो वहां पे तो एक्स्ट्रा बोल दिया था, यहाँ पे चुप हो गया, सी ने बोला कि डी भी मेरा पार्टनर ही है, ठीक है, तो डी ने डिनाई नहीं किया कि मैं पार्टनर नहीं हूं। तो ऐसे केस में जब वो डिनाई नहीं करेगा और फिर डेट का सिचुएशन आया और जब एबीसी लिमिटेड पैसे नहीं चुका पाएगी, तो डी जो है अब उसका जो लाइबिलिटी होगा वो अनलिमिटेड हो जाएगा, और जाओ हाथ मिलाओ कुछ मत बोलो, ठीक है। इसने इसे बता दिया कि देखो हमारा पार्टनर है ये, और वो डिनाई भी नहीं कर रहा है भी नहीं, और डिनाई भी नहीं कर रहा है, मना भी नहीं कर रहा है कि नहीं मैं नहीं हूँ पार्टनर। सो ऐसे केस में चुप भी रह गए तो भी प्रॉब्लम से यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो एक जगह तो ज्यादा मुंह खोल दिया था कि हाँ हाँ मैं अभी पार्टनर हूँ, और एक जगह चुप हो गया है। तो जब ऐसे सिचुएशन आएंगे तो ऐसे पार्टनर को पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में पार्टनर खुद, वो पर्सन जो थर्ड पार्टी था खुद से बोल रहा था, और यहाँ पे क्या है कि खुद से नहीं बोल रहा है, उसको डिक्लेयर कर दिया गया है फर्म के द्वारा, जबकि वो है नहीं और वो डिनाई नहीं कर रहा है, बोल ही नहीं रहा है। वहां पे खुद बोल रहा था, यहाँ पे मना नहीं कर पा रहा है, तो अगर मना नहीं कर रहा है तो उसका भी लाइबिलिटी फिर अनलिमिटेड हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है माइनर एज अ पार्टनर। नाउ माइनर, सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है एक, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे कंट्री में 18 और अबव होना चाहिए, 18 और अबव होने चाहिए। सो 18 होते हैं मेजर, जब आप 18 के हो जाते हो तो आप क्या हो जाते हो, मेजर होते हो, और उससे अगर आपका एज कम है, 18 ईयर से आपका एज कम है, सो यू आर ट्रीटेड एज माइनर। सो हमारे कंट्री में मेजर जो चीजें होती हैं जैसे वोटिंग हो गया, है ना, मैरिज हो गया, सो बिलो 18 नहीं होता है, सो मेजर होना जरूरी है, 18 और 18 प्लस होने चाहिए। तो उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट भी करने के लिए हमें 18 या 18 प्लस होने चाहिए। सो सीधा बात है कि माइनर कोई भी अग्रीमेंट को नहीं कर सकता है ना। सो सिंस अ माइनर इज नॉट एबल टू एंटरिंग इनटू अ वैलिड अग्रीमेंट, जो माइनर पर्सन होगा वो कोई भी अग्रीमेंट को नहीं कर सकता है लीगली, ठीक है। ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म, वो पार्टनर नहीं बन सकता है फर्म में क्योंकि अग्रीमेंट नहीं कर सकता है। लेकिन however a minor can be admitted to the benefits of an existing partnership firm with the mutual consent of all other partners। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो पार्टनर को एडमिट, यानी कि जो माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है एक एग्जिस्टिंग फर्म में, कैसे, विथ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स, जो भी बाकी पार्टनर्स हैं उन सभी का अगर सहमति हो जाए तो ही उसी सिचुएशन में माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक और चीज है कि ही कैन नॉट बी आस्क्ड टू बियर द लॉसेस, वो लॉस में हिस्सा नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार होगा। वो लॉस अगर होगा तो वो लाइबल नहीं है। हिज लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। अब उसका जो लाइबिलिटी है, जितना उसने कैपिटल लगाया है उतने ही के लिए वो लाइबल होगा, उससे ज्यादा के लिए लाइबल नहीं होगा। जैसे अगर वो मान लेते हैं 10,000 रुपये ही लगाया है बिजनेस में, तो 10,000 के लिए ही मैक्स, वो भी जो दे चुका है वही रखा जाएगा उसका,
ठीक है। सो एक्स्ट्रा उसको एक भी रुपया यानी उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, उसे कुछ घर से लाने की जरूरत नहीं है। ही विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म। उसे अब यहाँ पे वो भी एलिजिबल नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में उसका कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे सिचुएशन आपने देखा, जैसे सिचुएशन देख लो, ये ए बी सी पार्टनर है और सी का डेथ हो जाता है और ए और बी दोनों मिलके सोचता है कि सी का एक बेटा है डी, ठीक है। सो और लेकिन ये तो अभी 17 का ही है, सो इसे पार्टनर बना लिया जाए क्या? सो इसके डी सी के घर को भी हेल्प हो जाएगा एक तरीके से। सो ऐसा ऐसा कुछ बात था और ये भी बोला गया कि ये ना कंप्यूटर कोर्स में भी अच्छा है और ये हैंडल कर सकता है चीज़ों को, है ना, बेसिक्स चीज़ों को ये हैंडल कर सकता है ये बच्चा, ठीक है। सो अब ए और बी दोनों के एग्रीमेंट से दोनों म्यूचुअली यहाँ पे तय कर रहा है कि ठीक है डी को पार्टनर बना लिया जाए। तो डी पार्टनर जो बनेगा वो माइनर पार्टनर होगा। अगर इसमें ए या बी में से किसी एक ने भी मना कर दिया तो फिर पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है। और डी जो पार्टनर बनेगा तो सिर्फ प्रॉफिट में बनेगा, लॉस को बेयर नहीं करेगा। डी का जो लाइबिलिटी होगा वो भी लिमिटेड होगा जितना उसने पैसा लगाया है। सो देखो ये हो गया आपका एक क्रक्स, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग तरह के आपके पार्टनर्स हैं, है ना, यहाँ पे आप देख लो। सो ये पूरा का पूरा उसी का हमारा एक झलक है जितना आपने अभी तक देखा है कि एक्टिव पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यस, ठीक है, मैनेजिंग बिजनेस, यस, प्रॉफिट शेयरिंग, यस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, यस। सो इसको अगर आप देख लोगे, इसको याद कर लोगे तो पूरा का पूरा पार्टनरशिप का टाइप्स याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे पार्टनर बाय स्टॉपल देखो, ना ही कैपिटल लगा रहा है, ना ही बिजनेस मैनेज कर रहा है, ना ही प्रॉफिट शेयर कर रहा है, लेकिन लायबिलिटी अनलिमिटेड। उसी तरह से पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी है, ठीक है। माइनर पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। मैनेजिंग पार्टनर नहीं, मैनेजिंग बिजनेस नहीं, प्रॉफिट यस, अनलिमिटेड लायबिलिटी नो। अब आगे आते हैं हम लोग। तो अभी तक तो टाइप्स ऑफ पार्टनर देखा था, अब है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप के कितने टाइप्स हैं? सबसे पहला पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब अपनी इच्छा, ठीक है। सो विल के अकॉर्डिंग पार्टनर्स चाहें तो जब चाहें वो बिजनेस अपना बंद कर सकते हैं। So this type of partnership exists as will of the partners. It can continue as long as the partners want and is terminated when the partners gives a notice of withdrawal from partnership. ठीक है, अगर वहाँ पे पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि अब चलो बंद कर देते हैं तो वो नोटिस ऑफ विड्रॉल देंगे और पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। फिर है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नाउ पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसे कहते हैं? सो पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो पार्टनरशिप बना था, कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए वो बना था। वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जब या प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाता है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली टूट जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक अपार्टमेंट बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक पार्टनरशिप फर्म ने डिसाइड किया कि अच्छा उसके लिए वो पार्टनरशिप बनाया गया, ठीक है। और जैसे ही क्या हो जाएगा, वो बिल्डिंग बन जाएगा, वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो पार्टनरशिप खत्म, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। सो एक होता है जनरल पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। सो अंडर दिस द पार्टनर्स लाइबिलिटी, यहाँ देखो उल्टा लिखा दिया गया है, एक यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड होगा और यहाँ पे लिमिटेड लिखा दिया गया। सो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, अच्छा गड़बड़ नहीं है, देख लो एक सेकेंड। So, general partnership under this liability of partners is limited and joint. Registration of the firm is optional. Limited partnership, जनरल पार्टनरशिप में यहाँ पे लिमिटेड नहीं होगा, यहाँ पे अनलिमिटेड होगा, एक तो ये बात है, ठीक है। वहाँ थोड़ा सा एरर है हमारा। सो फाइनली आप यहाँ पे देखो कि एक हमारा एरर हो गया कि यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा जनरल में, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और दूसरा लिमिटेड पार्टनरशिप क्या हो जाता है? तो लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगा, लेकिन एक को छोड़ के, एक का जो लाइबिलिटी होगा वो अनलिमिटेड होगा। जैसे मान लेते हैं कि ABCDE 5 पार्टनर्स, 5 पार्टनर्स में
4 पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगा, सिर्फ एक पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा। ठीक है, ये लिमिटेड पार्टनरशिप है। और एक और नया भी आया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये अलग है, यानी कि इसमें जितने भी पार्टनर्स होंगे सभी का लाइबिलिटी लिमिटेड ही होगा। ठीक है, सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अलग है, लिमिटेड पार्टनरशिप अलग है, और जनरल पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता ही है। सो आप करेक्ट कर लेना उसको, थोड़ा हमारा एरर हो गया पीपीटी बनाने में। अब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड, नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो हमने स्टार्टिंग में बात किया था क्या कि पार्टनरशिप होने के लिए क्या होना जरूरी है, सो अग्रीमेंट जरूरी है। सो अग्रीमेंट कैसा हो सकता है, तो अग्रीमेंट हमारा कैसा हो सकता है, ओरल या रिटन। सो ओरल अग्रीमेंट्स जो है वो ज्यादा वैलिड नहीं होते हैं। आप ही सोचो कि ओरली जो चीज डिसाइड किया गया तो बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं एक अग्रीमेंट में होने चाहिए कि अच्छा प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, लॉस कैसे बांटेंगे, फिर क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज होगा। तो इस तरह के सवाल हैं। अच्छा ऑडिट कौन करेगा, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उस टाइम कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, फर्म कैसे डिसॉल्व किया जाएगा, ये सभी बातें अब बोल बोल के आपस में अगर हम बात कर रहे हैं उसका कोई तो रिकॉर्ड है नहीं। सो इसीलिए ओरल अग्रीमेंट ज्यादा वैलिड हमारा नहीं होता है एज कंपेयर्ड टू रिटन अग्रीमेंट। सो रिटन अग्रीमेंट जो है उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। तो जो भी अग्रीमेंट है हमारा वो एक स्टैम्प्ड पेपर पे है ना, जैसे देखो आप ये स्टैम्प पेपर, ये डीड ऑफ पार्टनरशिप है। सो स्टैम्प्ड पेपर पे, ठीक है, ये पूरा कोर्ट से हमारा ऑथराइज्ड होता है और उसमें जो भी बातें रहती हैं वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं डीड वाले। ठीक है, सो रिटन अग्रीमेंट ऑन स्टैम्प पेपर विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, मेनली जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनरशिप के वो यहाँ पे मेंशन होंगे। इसी को पार्टनरशिप डीड या फिर आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। ठीक है, अब इसके कंटेंट्स भी थोड़ा सा एक देख लो आप कि ज्यादा डिटेल में तो हमें इसको नहीं पढ़ना है। जैसे इसमें क्या क्या मेंशन होगा, तो नेम ऑफ द फर्म, नाम क्या है फर्म का, उसका एड्रेस क्या है, कितने समय के लिए हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितना कितना लगाया गया हर एक पार्टनर के द्वारा, प्रॉफिट कैसे वो शेयर कर रहे हैं, सैलरीज क्या दिया जा रहा है, क्या ड्राइंग का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में क्या है, फिर उसके बाद ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स, टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, अगर नए पार्टनर का एडमिशन करना है या पुराने पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं, या एन एक्सपल्सन ऑफ अ पार्टनर, किस पार्टनर का डेथ हो जा रहा है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, ये सभी मेंशन होंगे। ठीक है, दो द पार्टनर्स कैन म्यूचुअली अग्री on all financial and non-financial issues, but if there is any disagreement or maybe documentary evidence of written deed is missing, then partners may follow partnership deed as laid down Partnership Act 1932। so इसके द्वारा ये बोला गया, इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि एक तो सबसे पहला कि डीड वो अगर रख रहे हैं तो अच्छा बात है, लेकिन अगर इन केस अगर डीड नहीं बनाते हैं वो लोग, ठीक है, या फिर उस डीड में कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पॉइंट जो है वो मिसिंग है, जैसे मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा गया, सैलरी के बारे में नहीं लिखा गया, कुछ क्लियर नहीं किया गया, तो फिर हमारा एक रेडीमेड पार्टनरशिप डीड होता है जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी उसके कुछ प्रोविजंस होते हैं कि अगर डीड नहीं है तो ये रूल्स लागू होगा। ठीक है, सो अगर डीड नहीं है या डीड साइलेंट है किसी टॉपिक पे, सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि रजिस्ट्रेशन, क्या रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का कंपलसरी है, तो आता है बात यहाँ पे कि बिल्कुल नहीं, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। सो इट इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, बट इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू गेट द फर्म रजिस्टर। तो यहाँ पे लेकिन फर्म को अगर हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं तो ये बेनिफिशियल होगा। अगर जो फर्म यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है, ठीक है, अगर कोई फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो उन्हें ये सभी फैसिलिटीज नहीं दिए जाएंगे, नहीं मिलेंगे। जैसे पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म और द पार्टनर, जो भी पार्टनर है एक अनरजिस्टर्ड फर्म का
वो किसी और पार्टनर पे या फिर फर्म पे केस फाइल नहीं कर सकता है। उसी तरह से फर्म कैन नॉट केस फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, किसी भी थर्ड पार्टी पे या फिर अपने पार्टनर के अगेंस्ट वो सूट फाइल नहीं कर सकता है, यानी कि केस फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है। अब अगर किसी को अपने पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना हो तो क्या प्रोसीजर हो सकता है? सो द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग फर्म रजिस्टर आर एज फॉलोज। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। सो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने के लिए ऑफिसर्स होते हैं, जिसे रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स कहा जाता है। सो वहां पे जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स होंगे वो आपको फिलअप करके देने होंगे। उसमें बेसिकली क्या क्या मेंशन होता है, तो नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइंड द फर्म, और फिर है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इस तरह से, और फिर डीड वगैरह भी मेंशन करने होते हैं, सब कुछ अटैच करके देना होता है। द एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। सो उन्हें पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स को ये साइन करके देना होगा। पर्टिकुलर फी रजिस्ट्रार को देना होगा, और उसके बाद रजिस्ट्रार जो होगा वो अप्रूव करेगा उसको। ठीक है, तो अप्रूव करेगा, अप्रूवल देगा, देखेगा, पहले तो क्रॉस चेक करेगा, और फिर उसके बाद उसको अप्रूवल देता है, और फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। तो रजिस्ट्रेशन इस तरीके से हो जाएगा एक फर्म का। ठीक है, सो ये हमारा पार्टनरशिप वाला जो टॉपिक है, पार्टनरशिप की टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपको, सो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, या आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मेंशन कर सकते हैं, वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।